Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are going to study part A from chapter 10. So the name of this chapter is Concerns and Needs in Diverse Context. And the part that we are going to study today is Nutrition, Health and Hygiene. This is part A from this chapter. Okay. सो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये रहा हमारा सिलेबस और ये रहा चैप्टर 10। इसमें देखो पार्ट ए का नाम है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस। हेल्थ क्या होती है और कितने डायमेंशन हैं हेल्थ के, जिसमें हम सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हेल्थ केयर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। क्या क्या इंडिकेटर्स है, कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी है या बुरी है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, केयर फॉर द वनरेबल, गुड हेल्थ फॉर ऑल, सेफ इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या क्या असर पड़ता है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसमें देखो हम माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन, साफ सफाई, सैनिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन और फूड हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ए में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो चैप्टर 10 में पार्ट बी भी है। जैसे 9 चैप्टर में सी पार्ट तक था ना, ए था, बी था, सी था, उसी तरह इसमें भी पार्ट बी है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे जब इसको हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी पार्ट ए पे फोकस करो। तो आई होप सिलेबस समझ में आया हो कि क्या क्या पढ़ना है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। So before starting the chapter, we have some learning objectives. इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। After completing this section, the learner will be able to discuss the importance of health and its dimension. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर्स हेल्थ की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस कर पाएंगे और हेल्थ की डायमेंशंस को भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसके बाद लर्नर न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। उसके बाद जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी लर्नर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ओवर न्यूट्रिशन के। ठीक है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एंड हेल्दी फूड चॉइस। इसके बाद लर्नर्स अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए फूड चॉइसेस कर पाएंगे, हेल्दी फूड चूज कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डिजीज। उसके बाद न्यूट्रिशन और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन है, उसको भी लर्नर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन फॉर प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज से बचने के लिए हाइजीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लर्नर्स समझ पाएंगे। ठीक है, तो हाइजीन और सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस को लर्नर्स समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए ये चैप्टर आपकी बुक में डाला गया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। एवरी पर्सन वांट्स टू लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ एंड हैव अ सेंस ऑफ वेलबींग। हर कोई अच्छी लाइफ जीना चाहता है, हर कोई अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। As far back as 1948, the Universal Declaration of Human Rights stated everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of oneself and one's family including food. देखो, ह्यूमन राइट्स के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, जिसमें ये कहा गया था कि हर किसी को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। अब जिंदगी का स्टैंडर्ड कैसे हाई होगा,
जब आपके पास अच्छा फूड होगा, अच्छी जगह पे अच्छी सिचुएशन में आप रह रहे होगे, तो इसीलिए फूड को इसमें इंक्लूड किया गया है कि व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बना पाए, ठीक है, उसको हासिल कर पाए। येट मैनी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड आवर ओन लाइफ स्टाइल इफेक्ट आवर हेल्थ। इसके बावजूद भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं हर जगह की अलग अलग होती हैं और हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, तो इन दोनों का हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है और लाइफ स्टाइल हमारी कैसी है, इसका हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। समटाइम्स हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स, कभी कभी इन सब का हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है। एज द आउटसेट लेट अस डिफाइन हेल्थ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेल्थ को डिफाइन करना है कि हेल्थ क्या होता है। द वर्ल्ड्स प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद हेल्थ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, defines health as a state of complete mental, physical and social well-being and not merely the absence of disease। देखो, हेल्थ के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? WHO है, ठीक है। तो इसने ये कहा, क्या कहा कि हेल्थ क्या होती है? हेल्थ सिर्फ हमारे शरीर में डिजीजेस की अब्सेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कोई रोग नहीं तो इसका मतलब हम हेल्दी हैं। हेल्दी वो पर्सन कहा जाएगा जो कि मेंटली भी हेल्दी हो, फिजिकली भी हेल्दी हो और सोशली भी वो हेल्दी हो, ठीक है। उसकी सोशल हेल्थ को भी देखा जाता है कि लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे लोगों के साथ उसका रिलेशन कैसा है। डिजीज मीन्स impairment of body health, alteration, disruption, disarrangement in function of some part or organ of the body, interrupting normal functions and deviating from a state of complete well-being। देखो, डिजीज का क्या मतलब होता है? जब भी आपकी बॉडी की जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है, कोई आपका बॉडी का पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा हो, आप उसकी वजह से आपका सर्वाइवल अच्छे से नहीं हो रहा हो, जो आपका डेली का रूटीन वर्क है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, तो उसको हम डिजीज़ मानते हैं। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। All persons, irrespective of age, gender, caste, creed, religion, place of stay, urban, rural, tribal, and nationality, throughout their lives, should have the opportunity to achieve and maintain the highest attainable state of health। तो हर किसी पर्सन को, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी एज का हो, कहीं पे भी रहता हो, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सके और हेल्दी रह सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है? इट इज़ द एम ऑफ every health professional, persons who deal with various aspects of health, to promote good health, in other words to promote maintenance of well-being or wellness quality of life। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि हेल्थ के एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, उनका क्या मकसद होता है, उनका एम क्या होता है? उनका यही एम होता है कि वो अच्छी हेल्थ को प्रमोट करें, लोगों को सिखाएं, उनको समझाएं कि कैसे वो अपनी वेल बीइंग को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस। You must have noticed that the definition of health includes various dimensions, social, mental and physical। जब हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी जो WHO ने दी थी, उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि खाली रोगों की अब्सेंस ही हेल्थ नहीं होती। हेल्थ से क्या मतलब है कि हम सोशली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो और फिजिकली तो हेल्दी होना ही चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे वही बात कही गई है कि हेल्थ में
कई तरह की डायमेंशंस को इंक्लूड किया गया है, सोशल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन को, ठीक है। लेट अस ब्रीफली डील विद ऑल थ्री डायमेंशंस बिफोर वी डिस्कस फिजिकल हेल्थ इन ग्रेटर डिटेल। देखो फिजिकल हेल्थ को तो हमको अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन इन तीनों डायमेंशन को पहले अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल हेल्थ की। इट रिफर्स टू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ अ सोसाइटी। सोशल हेल्थ में इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों के हेल्थ की बात की जाती है। व्हेन वी आर कंसर्न विद सोसाइटी, इट रिफर्स टू अ सोसाइटी इन विच देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। देखो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी कौन सी होती है? जिसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गुड और सर्विसेज ले सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनकी हेल्थ क्या हो, अच्छी रहे। मतलब गुड हेल्थ के लिए जितने भी गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है उसको हम अवेल कर सकते हैं। उसको अवेल करने के लिए एक सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं, किसी को सर्विसेज मिल ही नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। जब भी हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं तो हम सोसाइटी के सभी मेंबर्स को ध्यान में रखते हैं। When we refer to individuals, we refer to each person's well-being, how well the individual gets along with other people and with social institutions. और जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि हर पर्सन कितना वेल बींग है, कितना अच्छा है। एक पर्सन की अच्छाई को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि एक पर्सन का अपनी सोसाइटी के अदर मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा उसका बिहेवियर है अदर मेंबर के साथ, ठीक है। दिस इंक्लूड्स आवर सोशल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो ये जो वेल बींग होती है ना, यहाँ पे वेल बींग से मतलब हमारी सोशल वेलबींग से क्या मतलब है? यही मतलब है कि हम सोसाइटी के साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी सोशल स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, और हम कैसे लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। व्हेन वी आर फेस्ड विथ problems and stress, social support helps us to cope with them and solve the problems facing us। देखो जब भी हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं या जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो सोशल सपोर्ट होता है ना वो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएँ, ठीक है। और अगर सोशल सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम को फेस करना आएगा ही नहीं। सोशल सपोर्ट मेजर्स कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एंड एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ। सोशल सपोर्ट से क्या होता है? इससे एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट आती है चिल्ड्रन और एडल्ट्स के बीच में। लोग एडजस्ट तो करते हैं लेकिन पॉजिटिवली एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो सोशल सपोर्ट होता है ना, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी encourage करता है। Emphasis on social health is gaining importance as scientific studies have shown that persons who are socially well adjusted tend to live longer and recover faster from disease। अब देखो सोशल हेल्थ की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई जबकि ये बताया गया, जब स्टडीज़ में ये बताया गया कि ऐसे पर्सन्स जो सोशली वेल एडजस्टेड होते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं और वो डिजीजेस से रिकवर जल्दी होते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग भी सोशली वेल एडजस्टेड होंगे, जिनका सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, जिनका सोसाइटी में एडजस्टमेंट ज़्यादा होगी, वो लोग लंबा जीवन भी जीते हैं और अगर उनको कोई डिजीज़ हो भी गई तो उससे वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अ फ्यू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर, तो यहाँ पे हेल्थ के कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं कि कैसे सोसाइटी हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। पहला तो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जैसा होगा, जिस भी जगह पे हम काम कर रहे होंगे वैसी हमारी हेल्थ हो जाएगी, ठीक है, हमारी हेल्थ उस हिसाब से होने लगती है। उसके बाद है सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे सेफ्टी है
तो हमारी हेल्थ ऑब्वियसली अच्छी होगी। एसेस टू हेल्थ सर्विसेज, अगर हम हेल्थ सर्विसेज को एसेस करने के कैपेबल हैं, अगर हम आराम से हमको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जा रही हैं, तो भी हमारी हेल्थ अच्छी होगी ही। देखो होता क्या है, अगर हम बीमार पड़े, बहुत भयंकर कोई भी एक्सीडेंट हो गया, हमारा कोई बीमारी हो गई, और अगर हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो वही बात कही जा रही है कि अगर हेल्थ सर्विसेज हमें अच्छी मिलेंगी तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। कल्चरल, रिलीजियस बिलीव्स, टैबूज एंड वैल्यू सिस्टम्स, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, ठीक है, हमारे कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद टैबूज, टैबूज क्या होते हैं, ऐसे देखो काम होते हैं जो हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से मना होते हैं, कि जिनको हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनकी बात की गई है, ठीक है, मतलब ऐसे काम जिनकी मनाही होती है, जो कि फॉरबिडन होते हैं, जिनको नहीं करना है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम, हर सोसाइटी का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का अपना अपना वैल्यू सिस्टम होता है, तो इन सब का असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। और तुमको पता है कि हमारे वैल्यू सिस्टम, टैबूज और जो कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स है, ये सब कौन बनाता है, सोसाइटी ही तो बनाती है हमारी। तो हर सोसाइटी में कुछ बिलीव्स होते हैं, टैबूज होते हैं और वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, और इन सब का असर हमारी हेल्थ पे पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, जो भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हमारा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, मतलब हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, हम रिच हैं, पुअर हैं, कैसे हैं, इन सब का असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो ये कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं जिनका असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। इसके बाद है मेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। दिस रिफर्स टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब मेंटल हेल्थ का मतलब देखो हमारी इमोशनल हेल्थ से है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ से है। An individual who experiences a sense of well-being can utilize his her cognitive and emotional capabilities, function well in society and meet the ordinary demands of daily life। देखो ऐसा इंडिविजुअल जो दिमागी रूप से अच्छा अनुभव करता है, वो अपनी कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेसिटीज को यूज कर सकता है, और वो सोसाइटी की नीड्स को, डिमांड को पूरा कर सकता है। जो भी हमारी डेली की डिमांड होती हैं उनको वो पूरा कर सकता है। अगर हमारा दिमाग ही नहीं सही है, अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं पर्सन एकदम देखने में अच्छा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो हर काम को अच्छे से कर ले, मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। द बॉक्स बिलो लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो नीचे जो बॉक्स दिया गया है ना, इसमें मेंटल हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स हैं कि किसको तुम अच्छा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बोलोगे। अ पर्सन हु हैज़ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, देखो जो पर्सन के पास पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होगी उसके कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह के पर्सन को कहोगे कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। पहला है फील्स दैट ही शी इज कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। देखो एक जो पर्सन है जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो अपने आप को कैपेबल फील करता है, कॉम्पिटेंट फील करता है कि वो कम्पीट कर सकता है किसी से भी। कैन हैंडल नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस ही शी फेसेस इन डेली लाइफ। तुमको पता है कि हम सबको थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस तो फेस करना ही पड़ता है अपने अपने लेवल पे। तो जो ऐसा पर्सन जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो आराम से नॉर्मल लेवल का स्ट्रेस तो झेल ही लेगा। हैज़ सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स, वो अपने रिलेशनशिप्स से हमेशा सेटिस्फाई भी रहेगा और अपने रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। कैन लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, जो व्यक्ति जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी आराम से जी लेगा। If faced with any mental and or emotional stress or events, she can cope with them and recover from them। अगर मान लो
कैसी भी सिचुएशन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पर्सन को मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस झेलना पड़े, तो वो आराम से उससे बाहर निकल आएगा, उसको रिकवर कर लेगा। डज नॉट फियर थिंग्स, चीज़ों से डरेगा नहीं, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में डरेगा नहीं अगर पर्सन की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो। डज नॉट फील डिफीटेड और डिप्रेस्ड फॉर अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन स्मॉल डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड। देखो, इसको मतलब ये अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस नहीं करेगा। ठीक है, होता है थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस हमें आ जाता है, थोड़ा देर के लिए हो सकता है हम डिप्रेस्ड भी हो जाए, लेकिन लंबे समय के लिए ये डिप्रेस्ड नहीं रहता। ये आराम से अपनी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज से निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये सब बात हुई एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के इंसान की, कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मेंटल हेल्थ अच्छी है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। दिस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ encompasses फिजिकल फिटनेस एंड फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। इसमें फिजिकल फिटनेस की बात होती है, बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, इसको देखा जाता है। अ फिजिकली हेल्दी पर्सन इज एबल टू अंडरटेक नॉर्मल एक्टिविटीज, डज नॉट फील अनयूजुअली fatigued and has adequate resistance टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। देखो, ऐसा पर्सन जो फिजिकली हेल्दी होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को आराम से कर लेता है, उसको ज़्यादा थकान नहीं होती, और उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो आराम से इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ पाए। उसकी बॉडी इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है, जिसकी भी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उसकी। फिर यहाँ पे बात की जा रही है हेल्थ केयर की। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हेल्थ केयर। एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन हेल्थ, बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर पब्लिक कंसर्न। देखो, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में तो होती ही है, लेकिन ये एक पब्लिक कंसर्न का भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक पब्लिक कंसर्न भी है। Thus, the government assumes considerable responsibility and provides health services at various levels to the citizens of the country. इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है, और वो क्या कर रही है, तरह तरह की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट लेवल पे। ठीक है, जैसे गांव में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर लेवल पे तुमको हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स मिल जाएंगे। दिस इज बिकॉज गुड हेल्थ is the foundation for good quality of life and standard of living for the individual and the family. देखो, ऐसा क्यों है, क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा परेशान हो रही है हमारी हेल्थ के लिए? क्योंकि अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, and it is the key for ensuring social, economic and human development of a community and a nation. और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सोशल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा, अच्छे से इंसान का विकास होगा, और इससे कम्युनिटी और नेशन को फ़ायदा ही होगा। हेल्थ केयर कंसिस्ट of all the various services provided to individual or communities by agents of health services or professions for the purpose of promoting, maintaining, monitoring और restoring health. तो देखो, हेल्थ केयर में क्या क्या है, कई सारी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडिविजुअल्स के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है और कम्युनिटीज़ के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। हेल्थ केयर एजेंट्स हैं जो कि जाके लोगों को बताते हैं हेल्थ के बारे में, उनको लगातार सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को मेंटेन करने की बात सिखा रहे हैं। और ये जो एजेंट्स हैं वो हेल्थ की मॉनिटरिंग भी करते हैं, लोगों की जांच करते हैं, समय समय पे जाके लोगों की जांच होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है। दस हेल्थ केयर इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड थेरेपेटिव केयर। तो हेल्थ केयर में प्रिवेंटिव केयर भी दी जाती है, मतलब लोगों को बचाव करने के तरीके भी बताए जाते हैं कि कैसे वो बच सकते हैं।
प्रमोटिव, यहाँ पे हेल्थ को प्रमोट भी किया जाता है। साथ ही साथ थेरेपेटिव केयर की बात हो रही है, मतलब थेरेपी भी दी जाती है। कोई अगर बीमारी हो गई तो उसको ठीक भी करने की कोशिश की जाती है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड एट 3 लेवल्स: प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर लेवल। तो 3 लेवल हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की। द फर्स्ट लेवल ऑफ contact between individuals with the healthcare system is known as primary health care। देखो, जो पहला लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे जो इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। जैसे मान लो अगर तुमको कोई चोट लग गई या तुम्हें किसी सांप वगैरह ने काट लिया, ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? प्राइमरी हेल्थ केयर में जाओगे, ठीक है। आप सबसे पहले आपके गांव में जो भी हेल्थ केयर सेंटर होगा वहाँ पे जाओगे, या आपके शहर में जो भी आसपास हेल्थ केयर सेंटर होंगे आप वहाँ पे जाओगे। तो इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे ही इंसान को कुछ होता है तो वो सबसे पहले वहीं पे जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी हेल्थ केयर। व्हेन पेशेंट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर आर रिफर्ड टू स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ऑल्सो लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी हेल्थ केयर। देखो, होता क्या है कि मान लो आपकी जो बीमारी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको फिर रिफ़र कर देते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी हेल्थ केयर में। सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो गांव में होते हैं ना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है टर्शरी हेल्थ केयर। व्हेन पेशेंट्स आर रिफर्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम फॉर स्पेशलाइज्ड intensive care, advanced diagnostic support, serious and medical care, then it is called एज टर्शरी हेल्थ केयर। देखो, होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स की बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर होती है, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जब सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, डॉक्टर्स उनको ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर वो पेशेंट्स को कहाँ रेफ़र कर देते हैं? टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पे इनको अच्छे से केयर दी जाती है, उनको पूरा उनका डायग्नोसिस होता है, सब जांच वगैरह होती है, उनको अच्छी मेडिकल केयर मिलती है, सब चीज़ें यहाँ पे टर्शरी हेल्थ केयर पे मिलती है। तो ये थर्ड लेवल का होता है और बहुत बड़े लेवल पे इस पे सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं। इसमें सारे अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अब हमारा जो ये टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे, इसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स है, कैसे तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है? हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल with each dimension being influenced by several factors। देखो, हेल्थ के कई सारे डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। therefore several indicators are employed to assess health। फिर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे तुम हेल्थ को समझ सकते हो। These includes indicators of mortality, morbidity, disability rates, nutritional status, health care delivery, utilization, environment, health policy, quality of life, etc। देखो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी रेट कैसा है, जो मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं वो कैसी है, ठीक है। अगर मॉर्टेलिटी रेट ठीक ठाक है तो ये माना जाता है कि हेल्थ अच्छी है। फिर बात करते हैं मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट को क्या बोला जाता है कि ये पता लगाया जाता है कि प्रति 1000 पे, हर 1000 पे कितने लोग जो है बीमार हैं, कितने लोग डिजीजेस से लड़ रहे हैं, उसको हम मॉर्बिडिटी रेट बोलते हैं। तो ये भी ठीक अगर है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा हेल्थ क्या है, अच्छी है। फिर बात करते हैं डिसेबिलिटी रेट की। इसमें क्या होता है कि पर 1000 पे कितने लोग डिसेबल हैं। अगर ज़्यादा लोग डिसेबल हैं तो इसका मतलब हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है वहाँ उस एरिया के लोगों की। अगर कम लोग डिसेबल हैं तो इसका मतलब कि हेल्थ अच्छी है उस एरिया की। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है वहाँ के लोगों का। हेल्थ केयर डिलीवरी,
मतलब अगर हेल्थ केयर कोई फैसिलिटी है तो वो लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अगर लोगों तक पहुंच पा रही है तो इसका मतलब वहाँ पे हेल्थ अच्छी होगी, अगर नहीं पहुंच पा रही है तो हेल्थ खराब हो जाएगी। उसके बाद है यूटिलाइजेशन, मतलब अगर हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच रही है तो उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कभी कई कई बार होता है कि तुम देखते हो कि गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं लेकिन कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो खाली फ्री का सैलरी ले रहे होते हैं, उनके पास कोई पेशेंट ही नहीं जाता। ठीक है, तो खाली वो नाम के लिए खुले होते हैं। तो इसको भी देखा जा रहा है कि यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है तो उसको यूज़ किया जा रहा है या नहीं, उसको लोग वहाँ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट ला रही है तो उसको लोग समझ रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंट कैसा है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो हेल्थ भी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट खराब है तो हेल्थ भी खराब होगी। हेल्थ पॉलिसीज़ कैसी है, गवर्नमेंट कैसी हेल्थ पॉलिसी बना रही है, अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ बना रही है या नहीं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का जो लाइफ की क्वालिटी है वो कैसी है। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं पे किसी एरिया में बहुत गंदे तरीके से लोग जी रहे हैं, लोग को खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बट लोगों को सब कुछ आराम से मिल रहा है, जो भी उनकी ज़रूरत का चीज़ है, साफ़ सुथरी जगह पे रह रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं कि हेल्थ हमारी ख़राब है या अच्छी है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।